ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। लॉकडाउन चल रहा है पूरे देश में, हमारे प्रदेश में भी। तो लॉकडाउन में आपकी स्टडी डाउन ना हो, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। तो इसी कड़ी में यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं और इसमें हम स्टडी करेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ऑलरेडी कूलम्स लॉ डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियो, बट वहां पे हमने कूलम्स लॉ की सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ी, उसका मैथमेटिकल फार्मूला पढ़ा। कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म मोस्ट इंपोर्टेंट है, उससे आपका बेसिक कांसेप्ट क्लियर होगा। कूलम्स लॉ में हम क्या पढ़ते हैं? दो इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, हमें पता है, लेकिन पीछे जो हमने कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट पढ़ी, जो फार्मूला पढ़ा, वो था F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 upon R square, where we have 2 point charges Q1 and Q2 separated by distance R. Then electric force between these two charges is given by Coulomb's law as 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square. ठीक है, तो ये सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड है, सिर्फ उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, प्लस वन में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज में क्या डिफरेंस होता है। तो वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, इसलिए हम इसको ऐसे फॉर्म में लिखेंगे जिससे इस इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन भी पता चले। मैंने यहाँ पे दिखाया कि ए पॉइंट पे ये चार्ज Q1 और बी पॉइंट पे Q2 चार्ज हमने प्लेस किया है, इनके बीच सेपरेशन R है। अब देखिए यहाँ पे वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो हमें पता है Q1 चार्ज Q2 पे फोर्स लगाएगा और Q2 Q1 पे लगाएगा। दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों चार्ज नेगेटिव हो सकते हैं, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकता है। ये तीन केसेस यहाँ पे हो सकते हैं। तो एक जनरल केस लेके चलते हैं कि अगर Q1 into Q2 greater than 0 means both have same sign, या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, तभी उनका प्रोडक्ट 0 से बड़ा आएगा। इट मींस बोथ हैव सेम साइन, सो इट इज रिपल्सिव फोर्स बिटवीन देम। तो आप कौन सा एक केस ले सकते हैं? आप देखिए यहाँ पे एक तो ये मैंने F12 वेक्टर लिखा, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। इसी तरह से F21 ये है फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, यानी कि Q1 पे Q2 फोर्स लगाएगा वो F12 वेक्टर, और Q2 पे Q1 ने जो फोर्स लगाई वो F21 वेक्टर। R12 कैप ये यूनिट वेक्टर होगा, विच इज पॉइंटिंग फ्रॉम Q1 टू Q2, यानी कि Q1 से Q2 की डायरेक्शन बताने के लिए यूनिट वेक्टर, और इसी तरह से R21 वेक्टर यूनिट वेक्टर विच इज पॉइंटिंग फ्रॉम Q2 टू Q1। Q2 से Q1 की तरफ डायरेक्शन बताने के लिए R21 यूनिट है। क्लियर? देखिए इससे आगे बढ़ते हैं। मैं कोई एक फोर्स लिखता हूं, ये वाली फोर्स लिखना चाहूं यहाँ पे, तो F12 वेक्टर फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, ये यहां तक एज इट इज आएगा, मैग्नीट्यूड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन देखिए हमने केस लिया है Q1 into Q2 greater than 0, इट मीन बोथ चार्ज हैव द सेम साइन, सो देयर इज रिपल्सिव फोर्स बिटवीन देम। फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, Q1 के ऊपर Q2 रिपल्सिव फोर्स लगाएगा तो ये इस डायरेक्शन में इसको दूर धकेलेगा, पुश करेगा इसको। तो ये डायरेक्शन देने के लिए फोर्स की ये वाली डायरेक्शन, यानी ये F12 वेक्टर फोर्स Q2 से Q1 की तरफ लग रही है। तो Q2 से Q1 के लिए हम यूनिट वेक्टर यूज करेंगे R21 कैप, R21 कैप। सिमिलरली दूसरी फोर्स लिखूं, सिमिलरली F21 वेक्टर वो क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, R12 कैप। समझ गए? क्योंकि फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 रिपल्सिव, तो Q1 Q2 को इस तरफ पुश करेगा, तो ये F21 वेक्टर की डायरेक्शन। तो इसकी डायरेक्शन देने के लिए यूनिट वेक्टर हम यूज करेंगे, यानी कि Q1 से Q2, R12 कैप, which is the unit vector give the direction from Q1 to Q2. तो R12 cap may be written as minus
R21 cap because both are unit vector whose magnitude is 1 but direction are opposite to each other. So we can replace R12 cap by negative of R21 cap and vice versa. R12 cap कौन सी इक्वेशन में आया हुआ है? इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। तो इक्वेशन 2 में आया हुआ है R12 कैप। उस R12 कैप की जगह मैं माइनस R21 कैप रखूंगा तो यही फोर्स क्या बन जाएगी? Equation 2 implies that F21 vector is equal to 1 upon 4 pi epsilon Q1 Q2 R square R12 कैप की जगह में रिप्लेस कर दूंगा माइनस ऑफ R21 कैप। अब ये नेगेटिव साइन को छोड़कर ये जो मैंने सर्कल बनाया इसमें जो ये क्वांटिटी है इसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ इक्वेशन 1 के साथ। ठीक है, इस इक्वेशन को मैं 3 कह देता हूँ। Comparing equation 3 with equation 1, we get हमें क्या मिलेगा? Comparing equation 3 with equation 1, we get one vector is equal to minus of माइनस के बाद ये मैं ब्रैकेट लगा देता हूं तो ये जो ब्रैकेट में टर्म आएगी वो सारी की सारी ये वाली टर्म यानी कि F12 वेक्टर। और यहां से हमें नया रिजल्ट मिल गया F21 vector is equal to negative of F12 vector. It means force on Q2 due to Q1 is equal and opposite to force on Q1 due to Q2. Means both applying equal and opposite force on each other. ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये इस पे लगाएगा, एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ दिख भी रहा है और उन दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। देखिए इसी में हम 2 स्टेप और आगे बढ़ा सकते हैं। कैसे? आपकी बुक्स में ये यहाँ 2-1 कैप है तो यहाँ पे भी लगाया जा सकता है क्योंकि ये स्केलर है, इसके नीचे आप ये सबस्क्रिप्ट लगा दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से इसमें भी आप R12 कैप आया हुआ है, इस R स्क्वायर के नीचे मैं सबस्क्रिप्ट R12 लगा देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए जो अलग से मैं स्टेप बता रहा हूँ वो क्या है कि अगर ये चार्ज इस तरह से दिए हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम में दिए हुए हों, ये मैंने कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि एक्स वाई प्लेन दिखाया, ये ओरिजिन O और ओरिजिन O के विद रिस्पेक्ट टू Q1 पॉइंट चार्ज का ये पोजीशन वेक्टर, इसको नाम दे देते हैं R1 वेक्टर। इसी तरह से विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन B पॉइंट का ये जो पोजीशन वेक्टर है इसको नाम दे दिया हमने R2 वेक्टर। तो अगर यही फोर्स हमने कूलम्स लाइन वेक्टर फॉर्म इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2, यहां पे देखिए एक नई चीज आ गई है, ये जो आपका R12 वेक्टर है, सॉरी R1 वेक्टर है, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट चार्ज Q1। ठीक है, इसी तरह से R2 वेक्टर जो है ये R2 वेक्टर ये क्या हो गया? इस Q2 पॉइंट चार्ज का पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2। इनकी टर्म में अगर यही फोर्स इक्वल अपोजिट हम प्रूव करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये देखिए जो पहली इक्वेशन हमने ऑब्टेन करी थी इसमें R21 कैप, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? R21 कैप को मैं लिख सकता हूं R21 वेक्टर अपॉन R21 वेक्टर मॉडुलस, ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, या मॉडुलस हम ऐसे भी लिख देते हैं। तो अगर मैं R21 कैप की जगह ये वैल्यूज पुट कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगी? R21 वेक्टर अपॉन R21 मॉडुलस, और स्क्वायर ऑलरेडी है तो ये क्यूब हो जाएगा नीचे, ये इक्वेशन 1 बन जाएगी। ठीक है, इसी तरह से जो सेकंड इक्वेशन आई थी उसमें भी हम R12 कैप जो यूनिट वेक्टर था Q1 से Q2 की तरफ डायरेक्शन बताने वाला, उसको मैं क्या लिख सकता हूं? R12 वेक्टर अपॉन R12 कैप, ये लिखा जा सकता है। तो ये वैल्यू मैं यहां सेकंड इक्वेशन में पुट करूंगा तो ये बन जाएगा R12 वेक्टर और नीचे R12 स्क्वायर ऑलरेडी है लेकिन ये आएगा। ठीक है, तो ये R12 क्यूब हो जाएगा। क्लियर? अब ये जो एक नया वेक्टर आ गया इक्वेशन 1 में R21 वेक्टर, ये क्या होगा? ये वो वेक्टर है जो Q2 से Q1 की तरफ डायरेक्शन को बताएगा। तो Q2 से Q1 की तरफ, Q2 से Q1 की तरफ, यानी कि ये हो जाएगा आपका R21 वेक्टर। तो इसमें हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन
यूज करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट चार्ज। देखिए OB वेक्टर प्लस BA वेक्टर इज इक्वल टू OA वेक्टर। तो ये OB है हमारा R2 वेक्टर, OB प्लस BA यानी कि BA है हमारा R21 वेक्टर इज इक्वल टू OA वेक्टर, और OA वेक्टर आ गया हमारा R1 वेक्टर, जो पोजीशन वेक्टर हम लेके चले थे। तो इस तरह से यहां से मैं R21 वेक्टर फाइंड आउट करूंगा, जो आएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ठीक है, ये इसको मैं इक्वेशन 4 कह देता हूं, और यहां से ये R21 वेक्टर की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। R21 वेक्टर की जगह मैं क्या पुट करूंगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो अगले स्टेप में जब इसको पुट करेंगे तो ये बन जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, और नीचे R21 मॉडुलस का क्यूब आया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर मॉडुलस क्यूब। ठीक है, इसी तरह से जब हमें सेकंड इक्वेशन की बात करें, सेकंड इक्वेशन में R12 वेक्टर की वैल्यू चाहिए, तो R12 वेक्टर क्या हो जाएगा, Q1 से Q2 की तरफ डायरेक्शन बताने वाला है, ये हो जाएगा R12 वेक्टर। तो इसके लिए फिर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करेंगे, OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर। अब की बार हो जाएगा OA प्लस AB वेक्टर इज इक्वल टू OB वेक्टर। तो ये देखिए यूज करेंगे R, मैं यहां पे लिख देता हूं इसको। देखिए OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इज इक्वल टू आएगा हमारे पास OB वेक्टर। तो OA वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 R1, AB वेक्टर A से B ये हमारा R12 वेक्टर है इज इक्वल टू OB दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 R2 वेक्टर हमें चाहिए ये। तो R12 वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये मैं इक्वेशन नंबर 5 कह देता हूं, और इस इक्वेशन 5 को यूज करूंगा मैं यहाँ इक्वेशन नंबर 2 में, यानी R12 वेक्टर की वैल्यू पुट कर दूंगा। तो इसी से आगे क्या बन जाएगा, ये R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और नीचे R12 क्यूब आया हुआ है, ये इसका जो मॉडुलस निकालेंगे R12 का मॉडुलस, तो वो क्या हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मॉडुलस। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर मॉडुलस क्यूब। अब ये नई इक्वेशन बन गई, इक्वेशन 1 की ये नई फॉर्म, इक्वेशन 2 की ये नई फॉर्म। इन दोनों को कंपेयर करें, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट ये जो हमारा R1 वेक्टर माइनस R21 वेक्टर है। देखिए इक्वेशन 1 से R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। चाहे इसको ये कह लें कि जो R12 वेक्टर है, R12 वेक्टर उसको लिखा जा सकता है माइनस का R21 वेक्टर। तो इस तरह से R1 माइनस R2 वेक्टर अपॉन में R1 माइनस R2 मॉडुलस का क्यूब आया हुआ है इक्वेशन 1 में। सेकंड में ये R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन R2 माइनस R1 वेक्टर का क्यूब आया हुआ है। जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम कंपेयर करेंगे तो यहां से ये भी प्रूव हो जाएगा कि F21 vector is equal to minus F12 vector. That is, both apply equal and opposite force on each other. When we get the relation for force between them in terms of their position vector also. तो ये Coulomb's law in vector form important था। R1 into Q2 less than a 0। तो इसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तभी ये प्रोडक्ट 0 से छोटा आएगा। उसमें सिर्फ फोर्स अट्रैक्टिव हो जाएगी, लेकिन वहां पे भी ये प्रूव रहेगा कि बोथ अप्लाई इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन ईच अदर, यानी कि चार्ज चाहे सिमिलर हो चाहे अपोजिट हो, एक दूसरे पे इक्वल अपोजिट फोर्स ही अप्लाई करेंगे, यानी अकॉर्डिंग्स विद न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो ये कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। एक छोटा सा कांसेप्ट यहाँ पे बताता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है, देखिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल says that the total force on a particular test charge due to a group of charges is equal to vector sum of forces on test charge due to individual charges, that is F0। देखिए यहाँ पे मैंने n चार्ज सिस्टम दिखाया है, Q1, Q2, Q3, Q4 एंड अप टू Qn, अलग अलग पोजीशन पे A B C D एंड सो ऑन
और ये एन चार्ज सिस्टम इस पर्टिकुलर टेस्ट चार्ज जो पी पॉइंट पे क्यू नॉट रखा हुआ है, कितनी टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएंगे ये सारे मिलकर। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि इस टेस्ट चार्ज पे टोटल फोर्स वेक्टर सम होगी किसका, फोर्सेज का, ड्यू टू इंडिविजुअल चार्ज। मींस Q1 ने Q0 पे कितनी फोर्स लगाई, F01 वेक्टर फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q1, प्लस Q2 ने Q0 पे कितनी लगाई, F02 वेक्टर एंड सो ऑन। यानी कि जब Q1 की वजह से Q0 पे फोर्स निकाल रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, तो ये अदर चार्ज जो इसके सराउंडिंग में प्रेजेंट हैं वो इन दोनों के बीच फोर्स को अफेक्ट नहीं करेंगे। इसी तरह से जब Q2 की वजह से इस पे निकाल रहे हैं तो अदर चार्जेस की प्रेजेंस उस फोर्स को प्रभावित नहीं करेगी। ये कहता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कि ये Q0 पे टोटल फोर्स आई है जो अलग अलग Q0 पे Q1 ने लगाई, Q0 पे Q2 ने लगाई, Q0 पे Q3 ने लगाई एंड लास्ट Q0 पे Qn nth चार्ज ने जो लगाई, इन सबके वेक्टर सम के बराबर होगी। ये है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। हम और ज्यादा प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे, एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस के ऊपर। फिर कम से कम 1 या 2 वीडियो और आपको मिलेंगे इस चैप्टर से। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू करेंगे। तो तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक और शेयर जरूर करें और कंटिन्यू अपनी स्टडी जारी रखें। फेयर नोटबुक में नोट्स बनाएं और वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी नीचे छाट के जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूं उससे आप लिख सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स सोल्व करके प्रैक्टिस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक यू।